हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं सुजीत क्लासेस। फ्रेंड्स, हमारा आज जो बैंक ऑडिट का आज हमारा पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास है बैंक ऑडिट का। चलिए देखते हैं जो बैंक ऑडिट का फर्स्ट क्लास। बैंक ऑडिट, पहले हम जानेंगे बैंक क्या है। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन देता है और डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। लोन भी देता है और डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है। इसी को हम बैंक लेन देन के कारोबार करते हैं। और भी बहुत कुछ काम है, बहुत कुछ काम है। नंबर्स ऑफ मतलब नंबर्स ऑफ फैसिलिटीज है बैंक के पास। बट ये जो लोन देना और डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ये दो मेन थिंग्स है जो कि बैंक करता है। ठीक है। चलिए देखते हैं। आप तो सभी बैंक को ही जानते होंगे। तो कितने तरह के बैंक होते हैं आज हम देखते हैं। पहला है टाइप्स ऑफ बैंक। टाइप्स ऑफ बैंक में पहला आ जाएगा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक। सेकंड में आ जाएगा रीजियोनल रूरल बैंक। थर्ड में कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। फोर्थ में डेवलपमेंट बैंक। पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। फाइनेंस बैंक, ये 6 तरह की बैंक है। ठीक है। पहला है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होता है कि जो कि बिजनेस कर जो भी मतलब जो भी बैंक बिजनेस के लिए ही है। ठीक है। जो भी बैंक कमर्शियल बिजनेस के लिए है। मान लीजिए वो जो बैंक है उसका जो मेन पर्पस क्या है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना। ये दोनों ही उसका मेन मेन पर्पस है। मेन पर्पज है। और भी अदर सर्विसेज है, बट मेन पर्पज क्या है? मेन पर्पज है ये दोनों, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग एडवांसेस। ठीक है। और दूसरे में आता है ये कमर्शियल बैंक जो हो गए कि ये जो वो पंजाब नेशनल बैंक हो गए, ये देना बैंक हो गए और एसबीआई हो गए। ये सब क्या हो गया कि कमर्शियल बैंक हो गए। एसबीआई, देना और जो भी है पंजाब पीएनबी, ये हो गया क्या एक कमर्शियल बैंक। और दूसरा क्या होता है रीजनल रूरल बैंक। जो भी रीजनल रूरल बैंक होते हैं जो मतलब रूरल एरिया में जो बैंक होगा उसी को हम रीजनल रूरल बैंक कहते हैं। रीजनल रूरल बैंक के क्या कहते हैं, क्या उनका जो एग्जाम्पल है क्या है, तो देखते हैं क्या है, देखते हैं रीजनल रूरल बैंक का। पहला है हमारा जो ग्रामीण बैंक, जो है ग्रामीण बैंक। इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, ये सब हो गए रीजनल रूरल बैंक। समझते हो? रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक क्या है बुक में देख लेते हैं। रीजनल रूरल बैंक का जो डेफिनेशन है, regional rural bank known as RRB are the banks that have been set up in rural area in different states of the country. डिफरेंट स्टेट ऑफ द कंट्री में वो रूरल एरिया में सेटअप होता है। किसके लिए?
बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नीड ऑफ द रूरल कम्युनिटी। जो भी रूरल गांव में कौन रहता है, गांव में किसान रहता है, उनके लिए ही ये जो रीजनल रूरल बैंक खुला है। उसके वो जो उनके जो एग्जाम्पल है, इलाहाबाद इलाहाबाद यूपी बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, विकास बैंक, ये सब हो गए क्या, रीजनल रूरल बैंक। और उसके बाद आता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक फ्रेंड्स आप जानते होंगे, आप अगर आप कभी गांव में रहते होंगे, वहां पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ पर आप पेडी या जो मेज, वो सब जब जहाँ पर सेल करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। वही उसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो तो स्पेशल ऑडिट में, हम तो चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसी उसी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को मेंटेन करने को, वो एक कोऑपरेटिव बैंक भी होता है। कोऑपरेटिव बैंक फंक्शन लाइक ए कमर्शियल बैंक ओनली बट सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। वो जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स क्या है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल एंड टू द पीपुल, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स है। एंड रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में वो रजिस्टर्ड होगा। कोऑपरेटिव बैंक जो कोऑपरेटिव बैंक किसके अंडर रजिस्टर्ड होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होगा ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट ऑफ अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस बोला था ना, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक स्टेट के अंदर है और एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। दो तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि हम पढ़ेंगे जो स्पेशल ऑडिट में हम पढ़ेंगे, जो कोऑपरेटिव स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। ये कोऑपरेटिव बैंक के क्या है, वो कमर्शियल बैंक की तरह ही है, एक कमर्शियल बैंक की तरह ही है। एक्ट यूजुअल कैटर नीड्स टू एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। ये एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर के लिए नीड को फुलफिल करने के लिए ये बैंक क्रिएट किया हुआ है। एग्जाम्पल क्या देते हैं, गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, देखिए गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, और छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी बैंक, ये हो गया क्या कोऑपरेटिव बैंक। पेमेंट बैंक क्या होता है, पेमेंट बैंक एक इस तरह की बैंक है जो कि आरबीआई हाल ही में उसको, हाल ही में मतलब 10-12 साल 15 साल हो गए, वो जो वो जो एक एक्ट आया है तो पेमेंट बैंक का, जो पेमेंट बैंक क्या करता है, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो हैंड टू हैंड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट ट्रांसफर हो पाएगा। आप पेटीएम बैंक को देखिए, पेटीएम में आप हैंड टू हैंड मतलब हार्ड कैश डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, बट कहीं और बैंक से उसी बैंक को ट्रांसफर कर पाएंगे, ठीक है। are newly type of bank which have been recently introduced by RBI. They are allowed to accept restricted deposits but they cannot issue loan. वो loan issue नहीं कर पाएगा। And credit cards. However, customers can open current and saving accounts and also avail the facility ATM. वो ATM भी देगा, इंटरनेट बैंकिंग भी से फैसिलिटी वो भी देगा, ठीक है। एग्जाम्पल एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये सब हो गया क्या पेमेंट बैंक। और उसके बाद आता है डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, देखिए एक इस तरह की बैंक है जो कि मतलब डेवलपमेंट के लिए बना है। डेवलपमेंट देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है आईडीबीआई, आईडीबीआई जो है had been conceptualized to provide funds to infrastructure facility, जो कि ऐसे एक बैंक बनी है जो किसे किसे देगा लोन, जो कि लोन देगा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के लिए ही लोन देगा। जो भी बड़े बड़ी कंपनी है कि कोई भी गवर्नमेंट भी कोई एक मतलब एक ब्रिज बना हुआ है, उसके लिए कौन लोन देगा, वो आईडीबीआई बैंक डेवलपमेंट बैंक ही लोन देगा। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आईएफसीआई एंड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये हो गया क्या डेवलपमेंट बैंक की एग्जाम्पल। स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या हो गया, have been set up by RBI to make available basic financial and banking facility to the unserved and unorganized sector। जो कि unorganized sector है उनको उनको सर्विस देने के लिए हम स्मॉल फाइनेंस बैंक का निर्माण हुआ है। वो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो देखिए, एक एग्जाम्पल है जॉनो स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये हो गया क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उनको ये भी मतलब सर्विस देने के लिए जो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्रिएट हुआ है।
उसके बाद देखते हैं ऑल बैंक्स, ये जो भी बैंक है, जब स्मॉल फाइनेंस बैंक, डेवलपमेंट बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, ये सब है, ये सब किससे हुआ है, मतलब वो किससे, मतलब ये किससे अथॉरिटी लेकर, ये जो किससे अथॉरिटी लेकर ये जो बैंक बना हुआ है, किससे अथॉरिटी लेकर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये है इनका मदर बॉडी, मतलब सबको आरबीआई ही सबको कंट्रोल करेगा। ये जो भी कमर्शियल बैंक है, रीजनल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है, पेमेंट बैंक जो भी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो भी है, उन सबको कंट्रोल कौन करेगा, आरबीआई कंट्रोल करेगा। क्यों, ये तो बहुत ह्यूज अमाउंट का जो तो डिपॉजिट करते हैं ना, डिपॉजिट मनी रिसीव करते हैं ह्यूज अमाउंट। कल को कोई बैंक भाग गया तो क्या करेंगे, हम किससे पैसा मांगेंगे। सो इन सबको कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई। ये इन सबको कंट्रोलिंग बॉडी कौन है, आरबीआई। ठीक है, देखते हैं आरबीआई किस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल है। पहले देखते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। आरबीआई किस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल है, आरबीआई किस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल है, डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलपमेंट करना और उसको कंट्रोल करना और उनको क्रिएट करना और उसको डेवलपमेंट करना, उनको अपडेट लाना, ये सब क्या है, ये आरबीआई का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कि आरबीआई तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इंडिया में जो फाइनेंशियल सिस्टम है उनको आप कंट्रोल करो, उनको आप डेवलप करो, उनको आप कॉन्स्टिट्यूट करो। ठीक है, ये एक उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। और दूसरे में सेकंड में क्या आ गया, डिटरमाइनिंग इन कंजक्शन विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी कीपिंग विथ द नीड ऑफ द आवर। ये क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो क्रेडिट पॉलिसी है उनको भी ये मैनेज करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी, सेंट्रल गवर्नमेंट किससे लोन लेगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लोन लेता है ना, वो भी आरबीआई से लोन लेता है। ठीक है, उनको क्रेडिट पॉलिसी मेंटेन करने के लिए कि रेस्पॉन्सिबल का, उनका जो क्रेडिट पॉलिसी मेंटेन करने का रेस्पॉन्सिबल कौन है, आरबीआई रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और क्या है, रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल एंड अदर बैंक्स। ये जो लास्ट में कही है, वो मैं फास्ट बोल दिया था कि इन सब का जो बाप है कौन है, आरबीआई है। सो रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल एंड अदर बैंक, ये सब को रेगुलेट कौन करेगा, ये जो 6 तरह की बैंक है, इन सबको रेगुलेट कौन करेगा, आरबीआई ही इन सबको रेगुलेट करेगा। तो लिख लेते हैं क्या क्या होता है, डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ, पहला है डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सो फ्रेंड्स, ये तो रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गए। और उसके बाद हम देखते हैं फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, फंक्शन क्या है। पहला है, अब जो सोच रहे हो वही, इशू ऑफ करेंसी इशू करता है, मनी छापता है ना आरबीआई। और सेकंड में रेगुलेशन ऑफ करेंसी इशू, मतलब करेंसी इशू करने के लिए कौन सी क्या क्या फॉर्मेलिटी पूरा करना चाहिए, उसको भी वो रेगुलेट करता है। करेंसी तो इशू ऐसे ही तो इशू नहीं कर पाएगा ना,
करेंसी इशू करने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटी पूरा करना चाहिए, उसको भी क्या क्या पॉलिसी पूरा होना चाहिए, उसको भी वो रेगुलेट करता है। और थर्ड में एक्टिंग एज बैंकर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। वो किसका बैंकर है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का वो बैंकर है। हमारे अगर पैसा नीड होता है तो हम किसके पास जाते हैं? हम हमारे जो नियरेस्ट ब्रांच होता है वहां पर जाते हैं ना। नियरेस्ट ब्रांच जो भी है वहां पर जाते हैं जो लोन के लिए। बट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जब भी लोन की जरूरत हो वो कहाँ जाएंगे? आरबीआई के पास जाएंगे। ठीक है, वो एक्टिंग एज बैंकर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। फोर्थ में क्या हो गया? एक्टिंग एज बैंकर ऑफ सब बैंकर का कमर्शियल बैंक, पेमेंट बैंक और एटसेट्रा। ये सब बैंक हो गए, उनका भी ये एक बैंकर हो गया। अगर कोई भी बैंक का लोन जरूरत हो तो वह कहाँ जाएगा? वो आपस में तो ले लेता है। अगर किसी अर्जेंट ही जरूरत हो तो वो कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा। ठीक है, वो भी बैंकर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का भी एक्टिंग करते हैं, और ये भी बैंकर ऑफ कमर्शियल बैंक और अदर भी बैंक का। चलिए बुक में देखते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई, इश्यू ऑफ करेंसी, करेंसी को इश्यू करना, रेगुलेटिंग ऑफ इश्यू ऑफ करेंसी, करेंसी इश्यू को रेगुलेट करना। और क्या है? एक्टिंग एज बैंकर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का वो बैंकर की तरह ट्रीट करता है। एक्टिंग एज बैंकर टू कमर्शियल एंड अदर टाइप्स ऑफ बैंक्स इंक्लूडिंग टॉप लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। Besides, RBI has also been entrusted with the responsibility of regulating activity commercial and other banks। ये सब वो जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी कौन हो गया? सभी बैंक का रेगुलेटिंग अथॉरिटी कौन हो गया? आरबीआई हो गया। आरबीआई का जो पॉलिसी है उसी पॉलिसी से बैंक चालू करेंगे। अगर उसके पॉलिसी से कोई बाहर है तो जो आरबीआई उसका लाइसेंस कैंसिल कर देगा। उसी के पॉलिसी से ही बैंक को चलना चाहिए। नो बैंक कैन कमेंस द बिजनेस ऑफ बैंक और ओपन न्यू ब्रांच विदाउट ऑब्टेनिंग लाइसेंस। देखिए यहाँ पर लिखा है कोई भी बैंक बैंकिंग बिजनेस नहीं कर पाएगा और ब्रांचेस नहीं खोल पाएगा विदाउट ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, द आरबीआई ऑल्सो हैज द पावर ऑफ इंस्पेक्ट एनी बैंक। जैसे हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तभी हम स्कूल को इंस्पेक्ट करने के लिए जो एजुकेशनल इंस्पेक्टर आते हैं ना, उसी तरह तब जब आरबीआई का और आरबीआई तो अथॉरिटी ऑफ किसका है? ऑल बैंक्स का आरबीआई है अथॉरिटी। तो उससे कोई भी ऑफिसर आके और इंस्पेक्ट करेगा, बैंक का इंस्पेक्ट करेगा। ठीक है, independent audit of financial statement of a bank is important for healthy, safe and sound banking system। independent audit of financial statement का independent audit होना, ये एक हेल्दी, इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी एंड सेफ साउंड बैंकिंग सिस्टम को सेफ रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है बैंकिंग ऑपरेशन। बैंक किस तरह की ऑपरेट होता है? कंडक्टेड ओनली एट ब्रांच। देखिए बैंकिंग का जो भी ऑपरेशन है, बैंकिंग का जो ऑपरेशन क्या है? लोन देना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, और कोई बिल को डिस्काउंट करना, चेक रिसीव करना, चेक को क्या करना? क्लियरिंग करना, और डिस्काउंट और जो मनी रिसीव करना, उसके जो क्लाइंट के अगेंस्ट में डिविडेंड रिसीव करना, इंटरेस्ट पेयर करना, इंटरेस्ट रिसीव करना, ये सब काम कहाँ पर होता है? ब्रांच पर होता है। ठीक है, बैंकिंग ऑपरेशंस आर कंडक्टेड ओनली एट द ब्रांचेस में बैंकिंग ऑपरेशन होता है। बट जो अदर ऑफिसेस मतलब इसका जो हेड ऑफिस है वो क्या करते हैं? उसी ब्रांच को कंट्रोल करते हैं।
अदर ऑफिसर्स एक्ट एज कंट्रोलिंग अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स दैट ले डाउन पॉलिसीज, जो भी पॉलिसी के अनुसार है वो अदर जो हेड ऑफिस है वो बाकी ब्रांच ऑफिसर्स को कंट्रोल करता है। सिस्टम्स एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन कंप्लायंस विथ द स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी इम्पोजिशन कंप्लायंस ऑफ एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, ये सब जो खाता मेंटेन होगा कहाँ पर होगा, हेड ऑफिस पर होगा। ये सब तो चाहे बैंक तो ब्रांच में ही कर सकता है और चाहे भी हेड ऑफिस में भी उसका जो खाता मेंटेन वो भी हेड ऑफिस में भी है कि खाता मेंटेन होगा, और ब्रांच जो भी खाता मेंटेन करता होगा वो हेड ऑफिस में ही सेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मेंशन द वेरियस एक्ट एप्लीकेबल ऑन बैंकिंग कंपनी, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, कौन से एक्ट है जो कि बैंकिंग कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, कौन से एक्ट है जो कि बैंकिंग कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। पहला तो क्या है, बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949, बैंकिंग कंपनी एक्ट बैंकिंग 49, और जैसे ये बैंकिंग कंपनी क्या है, एक कंपनी तो है ना, वो कंपनीज एक्ट भी फॉलो करेगा। बैंकिंग कंपनी दो तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो वो जो है तो वो एक बैंकिंग कंपनी है उसके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी एप्लीकेबल होगा, और उसी तरह वो एक कंपनी भी है उसके ऊपर कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल होगा। और स्टेट बैंक ऑफ अपनी कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, ये केवल किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ये एसबीआई के ऊपर एप्लीकेबल है। और एसबीआई ऑफ इंडिया सब्सिडरी एक्ट ये एसबीआई के सब्सिडरी के ऊपर एप्लीकेबल है। बैंकिंग कंपनीज एक्ट एक्विजिशन एंड ट्रांसफर अंडरटेकिंग एक्ट 1970, ये जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट, एक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और दूसरे है बैंकिंग कंपनी एक्ट। जो बैंकिंग कंपनी एक्ट है वो होल बैंकिंग कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक, जो कि रीजनल रूरल बैंक है, जो रीजनल रूरल मैंने बोला था, रूरल ग्रामीण बैंक जो सब है उनके ऊपर रीजनल रूरल बैंक एप्लीकेबल है। बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट, ये एक एक्ट है जो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, वो जो बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग होता है, ये जो छोटा छोटा बैंकिंग कंपनी है उनको एक्विजिशन करना और उनको मर्ज कर देना, उनके पास उनको ट्रांसफर करना, वो सब बैंकिंग कंपनी के ये जो सेक्शन है ये अमेंडमेंट होके ये आया है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, अगर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट नहीं आता तो हम यूपीआई में जो ट्रांजैक्शन करते हैं, हम जो आईटी के ऊपर जो भरोसा करते हैं कि हम आईटी के ऊपर भरोसा करते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, वो सब नहीं हो पाता। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ये जो प्रिवेंशन ऑफ पीएमएलए एक्ट ये आ गया। देखिए, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है कि काला धन को सफेद करना, वो वेरियस कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन लेकर उनको सफेद किया जाएगा। उसी तरह को ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यहाँ पर आया है। उसके बाद सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, ये जो एक्ट है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, देखिए बैंक का काम क्या है, लोन देना और डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। लोन के बदले में क्या है, वो कुछ सिक्योरिटी रखता है, लोन के बदले कुछ सिक्योरिटी रखता है। अगर कोई उसके पास गिरवी रखता है, कुछ एसेट्स गिरवी रखता है, तो बैंक को क्या चाहिए, बैंक को तो पैसा चाहिए ना, तो वो एसेट को क्या करेगा, वो एसेट को बेच के पैसा लाएगा। उसके उससे ये जो एक्ट आया, ये जो सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, ये जो सरफासी ठीक है, इसको बोलते हैं सरफासी एक्ट, सरफासी एक्ट। ठीक है, इस एक्ट से क्या होता है कि बैंक को अथॉरिटी मिल जाता है, कि आप वो जो एसेट है उसको सेल करके आप लिक्विडिटी में
ट्रांजैक्शन कन्वर्ट कर लो, ये जो सरफेसी एक्ट होता है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट, ये जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से वो जो कंपनी जो क्रेडिट लिमिट, बैंकिंग कंपनी जो क्रेडिट लिमिट यूज करता है ना, वो जो अगर कोई आदमी का सिविल स्कोर, कोई आदमी का सिविल स्कोर खराब हो गया तो उसको कोई भी बैंक लोन नहीं देगा। इसी तरह वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रेगुलेशन एक्ट इसके ऊपर लागू होता है कि बैंकिंग ऊपर भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन लागू होता है कि बैंक के कोई भी आदमी का जो सिविल स्कोर अगर नीचे आ गया तो उसको कोई भी बैंक लोन नहीं देगा। ठीक है। और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, ये एक पेमेंट जो पेटीएम का ऊपर जो एप्लीकेबल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। ठीक है। ये सब एक्ट बैंकिंग कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं पिकुलियरिटीज इन्वॉल्व, कौन सी चैलेंजेस है बैंक को ऑडिट करने में, कौन सी चैलेंजेस है जो कि ऑडिटर फेस करता है। चैलेंजेस फेस्ड बाय ऑडिटर, कौन सी समस्याएं हैं जो कि ऑडिटर फेस करता है। पहला तो है ह्यूज वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। बैंक में कोई एक दो ट्रांजैक्शन नहीं होता है, ह्यूज ट्रांजैक्शन और ह्यूज वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन होता है और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है। और सेकंड में वाइड ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑफ बैंकिंग नेटवर्क, बैंक्स ने बैंकिंग का नेटवर्क वाइड ज्योग्राफिकल एरिया, इंटरनेशनल भी हुआ है, बैंकिंग का इंटरनेशनल भी हुआ है। फॉरेन बैंक कुछ यहाँ आए हैं, कुछ हमारा बैंक कुछ फॉरेन में गए हुए हैं, तो वाइड वाइड ज्योग्राफिकल स्प्रेड नेटवर्क, बैंक्स नेटवर्क का वाइड ज्योग्राफिकल ही स्प्रेड हो जाएगा, स्प्रेड होगा। तो लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ऑफर, लार्ज बैंक ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ऑफर, कि बैंक में लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। देखिए ये इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस, दुनिया तरह के इंश्योरेंस वो बैंक बेचते हैं, और दुनिया तरह के गवर्नमेंट स्कीम्स वो भी बैंक बेचते हैं। लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर, एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, मोर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। जो हमारा जो ऑनलाइन पेमेंट होते हैं ना, वो ऑनलाइन पेमेंट वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही तो पेमेंट होते हैं। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता तो पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो एक्सटेंसिव ह्यूज वॉल्यूम ऑफ यूज ऑफ ह्यूज अमाउंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, स्ट्रिक्ट विजिलेंस बाय द बैंकिंग रेगुलेटर। ये जो हो गया स्ट्रिक्ट विजिलेंस बाय द बैंकिंग रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। आरबीआई का स्ट्रिक्ट विजिलेंस, आरबीआई का नजर किस पर है? हर बैंकिंग कंपनी के ऊपर आरबीआई का नजर है कि के वो आप ये नहीं कर सकते, आप ये इसका जो एसएलआर है इसे इतना ही मेंटेन करना पड़ेगा, आपको सीआईआर इतना ही मेंटेन पड़ेगा। सब लोग ये सब स्ट्रिक्ट विजिलेंस बाय द बैंकिंग रेगुलेटर, आरबीआई का जो स्ट्रिक्टली विजिलेंस होता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ बैंक ऑडिट रिपोर्ट्स टू बी इशूड, कौन सा टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इशू होता है। देखिए पहला है रिपोर्ट ऑन एडिक्वेसी ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस और इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन केस ऑफ। अच्छा देखिए पहला है रिपोर्ट ऑन एडिक्वेसी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। पहले ऑडिटर क्या रिपोर्ट करेगा? ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि हाँ ये जो बैंक है इसका जो इंटरनल कंट्रोल है ये इफेक्टिव ही है, ये फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकता है, और उसका जो ऑपरेशन है वो इफेक्टिवली चल रहा है, उसके ऊपर एक वो रिपोर्ट देगा। वो एक सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 का ये इसका भी एक ड्यूटी है। और सेकंड में एलएफएआर, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, बाद में जाके पढ़ेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, बाद में है। तो आज अभी जान लीजिए लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट एक ऑडिट रिपोर्ट होता है जो ऑडिटर को देना पड़ेगा, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। और थर्ड में रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस विद एसएलआर रिक्वायरमेंट, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, आपको कितना स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आपको कितना मेंटेन करना चाहिए, उसके ऊपर भी ऑडिटर उसको भी चेक करेगा, और वो उसके ऊपर भी एक रिपोर्ट देगा कि हाँ ये एक बैंकिंग कंपनी का एसएलआर सही है या गलत है, जिस जो भी है वो बताएगा।
report on whether the treasury operation of the bank have been conducted in accordance with the instruction issued by the RBI from time to time। ये जो ट्रेजरी ऑपरेशन होता है कि वो जो बचा हुआ मनी वो कहाँ पर इन्वेस्ट करें, उसके ऊपर जो भी वो उसके क्या आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार वो इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं, उसके भी ऊपर एक वो क्या रिपोर्ट दें। उसको भी चेक करके वो ये आरबीआई के गाइडलाइन के अंदर लिखा हुआ है कि वो आप इस पॉलिसी को फॉलो करके आप ट्रेजरी ऑपरेशन और ट्रेजरी पे अमाउंट को आप इन्वेस्ट कीजिएगा, बट आप वो नहीं करते हो तो उसके ऊपर ऑडिटर को कमेंट करना पड़ेगा और उसके ऊपर भी एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। रिपोर्ट ऑन वेदर एनी सीरियस इरेगुलरिटीज was noticed in the working of the bank which require immediate attention। चाहे कहीं पर भी ऐसा इरेगुलरिटी में अगर नोटिस होता है ना, अगर ऐसा कोई इरेगुलरिटीज नोटिस होता है, उसको ऑडिटर को उसके ऊपर तुरंत और अटेंशन देना है और रिपोर्ट भी करना है कि उसके जो ये जो कंपनी ये जो बैंकिंग कंपनी है वो यहाँ पर इसका इरेगुलरिटी हो रहा है और इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लिया जाए। ठीक है, उसके ऊपर वो रिपोर्ट करेगा। A report on status of the compliance of the by the bank with regard to the implementation for recommendation of the घोष कमेटी। घोष कमेटी के जो भी घोष कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुआ है उसका जो कंप्लायंस हुआ है उसका कंप्लायंस का स्टेटस, मतलब वो सही हुआ है कि नहीं, वो भी उनके ऊपर एक भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद देखते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इन बैंक। From the time that customers had to physically visit and deal with a bank, there is a sea change in banking as the use of a technology and its continuous evolution has enabled bank to reach their customers in providing them convincing the comfort of anytime anywhere banking by letting them access their information data real time। इसको पढ़ेंगे तो एक पारा हो जाएगा सबका, वो सेंटेंस नहीं खत्म होगा। समझिए, पहले क्या था, पहले हमको बैंक के ब्रांच में जाना पड़ता था और वहां पर एक कोई भी फॉर्म भरना पड़ता था तभी हम कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट डिपॉजिट कर पाते हैं और लोन भी एक्सेप्ट कर पाते हैं। अब ये क्या होता है ना, बैंक कस्टमर के पास चला आया, कस्टमर बैंक के पास नहीं, बैंक कस्टमर के पास चला आया। किसके वजह से? टेक्नोलॉजी के वजह से। आप अभी रात के 12 बजे ही आप किसी को पैसा सेंड करना है ना, आप तुरंत ही पैसा सेंड कर देते हो। किसके वजह से? बैंक की टेक्नोलॉजी के वजह से। बैंक अभी आपके पास एनी टाइम एनीवेयर हो गया है। ठीक है, विथ मैनी कस्टमर्स हैविंग एक्सेस टू इंटरनेट। अभी तो सबके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, कनेक्टिविटी है। मॉनिटरी ट्रांजेक्शन फ्रॉम इंसेप्शन टू फिनिश हैव बिकम एक्सपेडिटियस थ्रू ई बैंकिंग। ई बैंकिंग के द्वारा मॉनिटरी ट्रांजैक्शन और भी स्मूथली हो गया है। ये सबको किससे कर, कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजी की वजह से ये सब हो रहा है। ये सब हो रहा है कोर बैंकिंग के टेक्नोलॉजी की वजह से। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, बैंकिंग जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर आप किसी ब्रांच का जो कभी जो अगर कुछ किसी ब्रांच का आप कस्टमर हो तो बैंक कैसा आपको ट्रीट करता है? वो बैंक आपको ट्रीट करता है कि वो ब्रांच का कस्टमर नहीं, वो बैंक का कस्टमर के हिसाब से आपको ट्रीट करता है। तभी तो वो कोर बैंकिंग सिस्टम, अगर आप जो कोर बैंकिंग सिस्टम में जो भी ट्रांजैक्शन किए हुए हैं उसका जो डाटा है वो सेंट्रल डाटा सर्वर में जाएगा, वहां से आपको रिपोर्ट आएगा कि हाँ आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, क्लाउड में जाता है, बैंकिंग क्लाउड में जाता है। ए वाइड रेंज ऑफ इनोवेशन प्रोडक्ट एंड सर्विस टू देयर कस्टमर्स, ये सब अकाउंटिंग सिस्टम बैंकिंग का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Banks may be divided into 3 broad categories based on the level of computerization। कंप्यूटराइजेशन को लेकर बैंक को 3 बोर्ड कैटेगरी में डिवाइडेड किया हुआ है। एक है नॉन कंप्यूटराइज्ड बैंक, दूसरा है कंप्यूटर पार्शियली कंप्यूटराइज्ड बैंक,
तीसरा है फुल्ली कंप्यूटराइज्ड। नॉन कंप्यूटराइज्ड बैंक में ट्रांजैक्शन कैन बी डन ओनली एट बैंक ब्रांच ड्यूरिंग वर्किंग आवर यूजिंग पेपर एंड पेन। जो भी कंप्यूटराइज्ड बैंक, नॉन कंप्यूटराइज्ड बैंक है वो क्या है, पेपर पेन में ही ट्रांजैक्शन होगा और बैंकिंग आवर में ही ट्रांजैक्शन होगा। और जो पार्शियली कंप्यूटराइज्ड बैंक है, सम ट्रांजैक्शन आर कंप्यूटराइज्ड फाइल मेजर और नॉन कंप्यूटराइज्ड। जहां पर मेजर ट्रांजैक्शन सारा नॉन कंप्यूटराइज्ड और सम ट्रांजैक्शन आर कंप्यूटराइज्ड हो गया है जो पार्शियल कंप्यूटराइज्ड। और फुल्ली कंप्यूटराइज्ड जहां पर क्या होता है, कोर बैंकिंग अलाउज इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन branches of the same bank and with CBS. Customers can operate their accounts as well as avail banking services from any branch of the bank over the network. जब बैंकिंग फुल्ली कंप्यूटराइज्ड बैंक हो गए ना, आप कभी भी कहीं भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वो सब क्या है, कोर बैंकिंग सिस्टम में जो सब इंटरलिंक्ड है और इंटीग्रेटेड है। आप कभी भी कहीं भी एनी टाइम एनीवेयर आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और उसके बाद देखते हैं बैंक ऑडिट अप्रोच। ठीक है, बैंक ऑडिट अप्रोच पहला है ड्राइंग एन ऑडिट प्लान। कैसे बैंक ऑडिट अप्रोच क्या है, पहला है ड्राइंग एन ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान को पहले हम ड्रॉ करते हैं कि कैसे हम प्लान करते हैं, कैसे हम ऑडिट करेंगे। हम प्लान करते हैं कैसे हम ऑडिट करेंगे। जो ऑडिट प्लान है हम तो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। तो अभी भी हम देखते हैं ड्राइंग एन ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान शुड बी ड्रॉन ऑफ बेस्ड ऑन द नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशन। ऑडिट प्लान जब हम ऑडिट करने जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बैंक को जाएंगे। जब ऑडिट करने आप पहले चले गए बैंक को और वहां पर देखिए प्लान कीजिएगा तो किस तरह के हम ऑडिट करेंगे। तो ऑडिट करने के लिए हमको प्लानिंग की जरूरत है। तो प्लानिंग के लिए हमको बैंक को समझना पड़ेगा कि वहां पर क्या क्या है और किसको लेकर हम प्लान करेंगे कि किस तरह हम इसको ऑडिट कर पाए। तो पहले हम देखते हैं नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशन। बैंकिंग का ऑपरेशन किस तरह की है, बैंकिंग का ऑपरेशन किस तरह की है उसको हम प्लानिंग में शामिल करना चाहिए। बैंकिंग की ऑपरेशन किस तरह की है, हम उस तरह की ऑडिट करना चाहिए। और दूसरे में नेचर ऑफ एडवर्स फीचर। बैंकिंग ऑपरेशन का एडवर्स फीचर क्या होता है। प्लान करने के वक्त हमको ये भी पता लेना चाहिए कि हमारा तो लिमिटेशन क्या है, एडवर्स फीचर क्या है, हम क्या क्या नहीं कर सकते। एडवर्स फीचर लेवल ऑफ कंप्लेंट्स बेस्ड ऑन प्रीवियस रिपोर्ट्स। जो प्रीवियस रिपोर्ट है ऑडिट का, जो प्रीवियस ऑडिट का जो रिपोर्ट है वो उनके ऊपर कितना हम लेवल जो कंप्लेंट्स कर पाएंगे, वो जो कंप्लेंट्स कर कितने भरोसा हम कर पाएंगे जो प्रीवियस रिपोर्ट के ऊपर और बैंकिंग के ऑपरेशन के ऊपर, उनको भी हम प्लान में शामिल करेंगे। ऑडिट रिस्क बेस्ड ऑन इनएडिक्वेसी इन और ब्रीच ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अगर इंटरनल कंट्रोल टूट जाता है तो क्या क्या ऑडिट रिस्क हो सकता है उसको भी हम प्लान में शामिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कंट्रोल एनवायरनमेंट एट द बैंक। बैंकिंग कंपनी का कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होता है। ए बैंक शुड हैव एप्रोप्रिएट कंट्रोल्स टू मिटिगेट इट्स रिस्क। बैंक के पास एप्रोप्रिएट कंट्रोल होना चाहिए टू मिटिगेट इट्स रिस्क ना होने की, रिस्क को खत्म करने के लिए उसके पास एप्रोप्रिएट कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, इंक्लूडिंग इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी मतलब ये मिस्टर ए कैशियर होगा, वो कैशियर के वजह से कैशियर काम के वाला मतलब अलावा और किसी का अकाउंटिंग की काम को नहीं करेगा। ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी पर्टिकुलरली बिटवीन फ्रंट एंड बैक ऑफिस। ये दिया हुआ है कि बैक ऑफिस में जो भी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी जिसका काम वही करे, किसी और भी ना करे। एक्यूरेट मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ पोजीशन, वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिकंसिलिएशन ऑफ पोजीशन एंड रिजल्ट, सेटिंग ऑफ लिमिट, रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल ऑफ एक्सेप्शन, फिजिकल सिक्योरिटी एंड कंटिजेंसी ऑफ प्लानिंग। ये सब कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट है
बैंक में ये सब कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट पे ज्ञान, कंट्रोलिंग एंड रिकंसिलिएशन करना, उनको उनका पोजीशन को रिकंसिलिएशन करना, लिमिट सेटअप करना, ये सब क्या है, कंट्रोल है। कंट्रोल लगा लिए, ठीक है। कुछ ये कंट्रोलिंग के लिए, कुछ कंट्रोल एनवायरनमेंट के लिए कुछ क्वेश्चंस है। सब क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन कहता है, उस तरह ही हम उनको प्लान करेंगे, ऑडिट को प्लान करेंगे। पहला है हु परफॉर्म द कंट्रोल, कौन कंट्रोल को परफॉर्म करता है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी किसी के पास है। डज द अबव पर्सन हैव रिक्विजिट नॉलेज एंड अथॉरिटी परफॉर्म द कंट्रोल, जो भी कंट्रोल को परफॉर्म करेगा क्या उसी के पास अथॉरिटी है, एक्सपर्टाइज है, क्या उसको मालूम है कि क्या कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हु का। हु, उसके बाद आता है व्हाट, ये जब सब WH वार्ड। हु के बाद आता है व्हाट। व्हाट में क्या आ गया, व्हाट एविडेंस इज अवेलेबल टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द कंट्रोल इज परफॉर्म्ड, क्या एविडेंस है कि आपका जो कंट्रोल, जब ऑडिटर आएगा, ऑडिटर पहले चले आएगा, कंट्रोलिंग प्लान करेगा, ऑडिट प्लान करेगा, और उसके बाद देखेगा कंट्रोल एनवायरनमेंट, देख के वो पहला सवाल करेगा हु परफॉर्म द कंट्रोल, कौन कंट्रोल को परफॉर्म कर रहा है, पहला कौन सवाल पूछेगा। और उसके बाद क्या पूछेगा, डज द पर्सन हैव रिक्विजिट नॉलेज एंड अथॉरिटी, क्या उस पर्सन के पास नॉलेज है कंट्रोल को परफॉर्म करने के लिए, उसके पास नॉलेज है, क्या उसके पास अथॉरिटी है वो परफॉर्म करने के लिए। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वहां पर वो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। और उसके बाद आता है हु के बाद व्हाट। व्हाट में क्या बोलेगा, व्हाट एविडेंस इज अवेलेबल टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द कंट्रोल इज परफॉर्म, आपके पास क्या प्रूफ है कि आप कंट्रोल परफॉर्म किए हुए हो, आपके पास क्या प्रूफ है कि ये जो कंट्रोल प्रूफ किए हुए हो, ये जो इसी रिस्क के लिए ही कंट्रोल प्रूफ कर रहे हो, क्या एविडेंस है। उसके बाद आता है व्हाट के बाद आता है व्हेन में क्या होगा, व्हेन एंड विथ व्हाट फ्रीक्वेंसी। और ऑडिटर फिर से एक सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा, व्हेन एंड विथ व्हाट फ्रीक्वेंसी इज द कंट्रोल परफॉर्म, कब और कितने फ्रीक्वेंसी पर, मतलब कितने दिन के इंटरवल पर, कितने दिन के इंटरवल पर ये जो कंट्रोल परफॉर्म हुआ है, ये जो कंट्रोल परफॉर्म हुआ है कब हुआ है और कितने दिनों के अंदर हुआ है, कितने दिनों के इंटरवल पर। मान लीजिए ये जो है ये 15 दिन के अंदर एक बार कंट्रोल परफॉर्म होगा, व्हेन, ठीक है। और उसके बाद क्या पूछेगा, इज द फ्रीक्वेंसी एनफ टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट द रिस्क, क्या ये जो फ्रीक्वेंसी है कि आप 15 दिन में एक बार कंट्रोल खाते को चेक करते हो, मान लीजिए कंट्रोल का हम खाता के चेक करना मान लेते हैं, तो मान लीजिए आप 15 दिन में खाते को चेक करते हो, क्या उसी 15 दिन में चेक करना आप जो फ्रॉड को डिटेक्ट, प्रिवेंट और करेक्ट कर पाए, क्या फ्रॉड और रिस्क को डिटेक्ट, प्रिवेंट और करेक्ट कर पाए, वेल। और उसके बाद आता है वेयर में क्या आता है, वेयर इज द एविडेंस, कहाँ पर है एविडेंस, कहाँ पर है कि आप जो परफॉर्म किए हुए हो, जो खाता को मैं खाता को चेक किए हुए हो, क्या उसका कुछ डॉक्यूमेंट है कि हाँ मैंने खाते को चेक किया, वेयर इज द एविडेंस। फॉर हाउ लॉन्ग इज द एविडेंस इज रिटर्न, कितने दिन तक वो एविडेंस को आप रखे हुए हो, कितने दिनों से उस एविडेंस को आप रखे हुए हो। इज द एविडेंस इज एक्सेसिबल और अवेलेबल फॉर ऑडिट, क्या वो जो एविडेंस है क्या वो अवेलेबल है ऑडिट करने के लिए, क्या वो अवेलेबल है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ऑडिटर पूछेगा। और उसके बाद क्या पूछेगा, व्हाई इज द कंट्रोल बीइंग परफॉर्म्ड, क्यों कंट्रोल परफॉर्म किए हुए हो, क्यों तुम कंट्रोल परफॉर्म करते हो, क्या कोई रिस्क है, क्या कोई फ्रॉड होने का चांस है, ऐसा पूछेगा ऑडिटर। जब पूछेगा ऐसा ही पूछेगा, क्या पूछेगा व्हाई इज द कंट्रोल बीइंग परफॉर्म्ड, क्यों आप कंट्रोल परफॉर्म करते हो,
क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि फ्रॉड होने वाला है, कि कोई भी रिस्क है? ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ एरर्स आर प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड थ्रू परफॉर्मेंस? किस तरह का जो एरर है जो जिसको आप मिटिगेट करते हो, इस तरह की जो कंट्रोल लगाकर, जो भी कंट्रोल है उस कंट्रोल को लगाकर आप किस तरह का फ्रॉड और जो रिस्क को मिटिगेट करते हो। और उसके बाद आता है हाउ। हाउ हाउ इज द कंट्रोल परफॉर्म्ड? कंट्रोल कैसा परफॉर्म होता है, उसको भी वो पूछेगा कि कंट्रोल को कैसे परफॉर्म करते हो। व्हाट आर द कंट्रोल एक्टिविटीज? कंट्रोल के एक्टिविटीज किस तरह की आप कंट्रोल करते हो, क्या क्या स्टेप करते हो कंट्रोल को परफॉर्म करने के लिए, क्या क्या स्टेप करते हो। कैन दीज एक्टिविटीज बाईपास्ड? क्या वो जो एक्टिविटीज है क्या वो बाईपास हो सकता है, क्या वो स्किप हो सकता है? मान लीजिए कंट्रोल एक्टिविटी करने के लिए 5 स्टेप है, क्या वो बीच बीच में बाईपास हो सकता है? कैन द बाईपास इफ एनी बी डिटेक्टेड? जो भी बाईपास हो गया क्या वो डिटेक्ट हो सकता है? जो भी बाईपास हो गया क्या वो डिटेक्ट हो सकता है? अगर हाँ, तो हाउ आर एक्सेप्शन और डेविएशन रिजल्ट ऑन आइडेंटिफिकेशन? कैसे आपको अगर वो बाईपास डिटेक्ट हो गए तो आप कैसे उसको रिजॉल्व करोगे, कैसे उसको सॉल्व करोगे? व्हाट इज द टाइम फ्रेम फ्रॉम द रिजॉल्विंग एक्सेप्शन? और उसको कितने दिनों में सॉल्व करोगे? ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस सब पूछेगा। कौन पूछेगा? ऑडिटर पूछेगा। किसके लिए पूछेगा? ऑडिट क्या करने के लिए? कंट्रोल एनवायरनमेंट को देखने, बैंकिंग की कंट्रोल एनवायरनमेंट को ऑडिट करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन सब पूछेगा। तो आप देखिए ये सब क्या है, हु है, व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, व्हाई है, हाउ है। इस जो डब्ल्यूएच वर्ड है 1 2 3 4 5 6 डब्ल्यूएच वर्ड को आप समझ लीजिएगा। ऑडिटर कैसा क्वेश्चन पूछता है? हु हु परफॉर्म करता है, कौन परफॉर्म करता है, क्या उसको ऑथोरिटी है? ये हो गया हु। व्हाट व्हाट इज द एविडेंस? क्या आप कंट्रोल परफॉर्म करते हो, क्या आप जो कंट्रोल परफॉर्म करते हो क्या उसके उसके अगेंस्ट में क्या आपके पास कुछ एविडेंस है, प्रूफ है? आप कंट्रोल को आप व्हेन आप कंट्रोल को कब परफॉर्म किए थे, कब परफॉर्म किए थे और कितने दिनों के डेविएस कितने दिनों के इंटरवल में आप परफॉर्म किए थे? व्हेन हो गया। व्हेन व्हाट इज द एविडेंस? परफॉर्मेंस एविडेंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल रिटेंट। जो कंट्रोल आप एक्टिविटी आप परफॉर्म किए हुए हो कहाँ पर उसको रखे हो, और हाउ लॉन्ग इज द एविडेंस रिटेंट? एविडेंस को आप कितने दिनों तक रखे हो? इज द एविडेंस इज एक्सेसिबल फॉर ऑडिट? क्या वो एविडेंस ऑडिट के लिए अवेलेबल है? उसके बाद आता है व्हाई, क्यों? व्हाई इज द कंट्रोल बीइंग परफॉर्म? क्यों आप कंट्रोल एक्टिविटी परफॉर्म करते हो? व्हाट आर द एरर्स आर प्रिवेंटेड? किस टाइप का जो भी एरर है, किस टाइप का एरर है जिसके लिए आप ये कंट्रोल एक्टिविटी परफॉर्म करते हो? उसके बाद आता है हाउ। हाउ इज द कंट्रोल परफॉर्म? किस कैसे कंट्रोलिंग एक्टिविटी को आप परफॉर्म करते हो? व्हाट आर द कंट्रोल एक्टिविटीज? क्या क्या है उसका स्टेप? क्या वो बाईपास हो सकता है? अगर वो बाईपास हो सकता है तो क्या वो डिटेक्ट हो सकता है? अगर वो डिटेक्ट हो सकता है तो क्या वो रिजल्व हो सकता है? अगर वो रिजल्व हो सकता है तो कितने दिनों के अंदर वो रिजल्व हो सकता है? ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन ऑडिटर पूछेगा। उसके बाद आता है engagement team discussion. All personnel engagement team, all personnel performing engagement including any expert contracted by the firm in connection with the engagement are known to be the engagement team. देखिए engagement team कौन है? ऑडिटर। ऑडिटर तो कॉन्ट्रैक्ट ले गया कि ये बैंकिंग कंपनी को ऑडिट करेगा, तो ऑडिटर अकेला तो नहीं आएगा, उसके पास सब आएंगे, उसके पास उसके जो भी स्टाफ है वो सब आएंगे ऑडिट करने के लिए। उसके पास उसका जो पार्टनर है, उसके पास पेड स्टाफ है, उसके पास जो एक्सपर्ट है वो भी आएगा, ये सब आएंगे। उन सबको क्या कहते हैं? एंगेजमेंट टीम कहते हैं। The engagement team should hold the discussion to gain better understanding of the banks and its environment. एंगेजमेंट टीम बैठकर डिस्कशन करेंगे कि किस तरह की हम इस बैंक को ऑडिट करेंगे, प्लानिंग करेंगे।
ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेंगे, सबको एक बैठ कर करेंगे। एंड ऑल्सो असेस द पोटेंशियल फॉर मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, असेस करेंगे पोटेंशियल जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उसको असेस करेंगे। ऑल दीज डिस्कशंस मतलब आइडेंटिफाई करेंगे किस तरह की मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है और किस तरह का ये भी फ्रॉड हो सकता है, उसको वो आइडेंटिफाई और असेस करेंगे। ऑल दीज डिस्कशंस शुड बी अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंटेड, जो भी डिस्कशन होता है उनको भी वो एक डॉक्यूमेंट भी मेंटेन करना चाहिए। फ्यूचर रेफरेंस, the discussion between the members of the engagement team and audit engagement partner should be done on the susceptibility of the bank's branch financial statement to the material misstatement। क्या बोलता है? The discussion between the members of engagement team and the audit engagement partner should be done on the susceptibility of the bank's branch financial statement to material misstatement। देखिए डिस्कशन किसके अंदर होगा? बिटवीन मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम एंड ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर। engagement team or audit engagement partner should be done on suspected banks ब्रांच की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऊपर जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा उसी के ऊपर उनका डिस्कशन होना चाहिए। तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट दी डिस्कशन ऑर्डिनरी डन एट द प्लानिंग स्टेज, ये जब डिस्कशन करेंगे कब करेंगे? वो प्लानिंग स्टेज पे ही वो डिस्कशन करेंगे। Engagement team discussion ordinarily includes discussion of a following matters। देखिए क्या क्या डिस्कशन होता है जो प्लानिंग में क्या क्या डिस्कशन होता है, एंगेजमेंट टीम क्या क्या डिस्कशन करता है? एरर्स दैट मे बी मोर लाइकली टू अकर, जो भी एरर है मोर लाइकली भी टू अकर, क्या कुछ जो एरर है क्या वो बार बार होता है? जो अकर हुआ है क्या वो बार बार होता है? मान लीजिए कि आप स्टॉक को वैल्यूएशन करना और मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस हुई एवरेज लोअर, बट वो मार्केट प्राइस और जो कॉस्ट प्राइस हुई एवरेज हायर, वो उसी तरह का रिकॉर्ड कर दिया। मान लीजिए वो अमाउंट छोटा सा है, सो मान लीजिए वो अमाउंट 5,000 का है, तो उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अगर उसी तरह बार बार उसी एरर होता है तो क्या करेगा? उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सो एरर्स व्हिच हैव बीन आइडेंटिफाइड इन प्रायर ईयर्स, नेक्स्ट में एरर व्हिच हैव बीन आइडेंटिफाइड इन प्रायर प्रीवियस ईयर का एरर जो भी है उसके ऊपर भी डिस्कशन करना चाहिए। ये क्या हुआ है? दिया हुआ क्या? एंगेजमेंट टीम डिस्कशन ऑर्डिनरली इंक्लूड डिस्कशन ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। एंगेजमेंट टीम का जो डिस्कशन है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? क्या वो जो एरर है क्या वो मोर लाइकली टू अकर है? जो भी एरर है क्या वो प्रीवियस ईयर में एरर था? प्रीवियस ईयर में जो एरर आइडेंटिफाई हुआ था, और मेथड बाय व्हिच फ्रॉड माइट बी परपेट्रेटेड बाय बैंक पर्सनल और अदर विद इन पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस एंड और डिस्क्लोजर्स। जो भी मेथड्स बाय व्हिच फ्रॉड में भी परपेट्रेटेड, देखिए फ्रॉड हुआ है, अगर कोई भी फ्रॉड हुआ है बैंकिंग के स्टाफ के द्वारा और बैंकिंग के अदर पर्सनल के द्वारा हुआ है, और वो एक पार्टिकुलर अकाउंट के ऊपर हुआ है, वो एक पार्टिकुलर अकाउंट के ऊपर हुआ है, उसके लिए भी आप एक डिस्कशन भी करोगे, ठीक है? वो भी आपके डिस्कशन में इंक्लूड हो जाता है। ऑडिट रेस्पॉन्स टू एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क और स्पेसिफिक रिस्क। ऑडिट रेस्पॉन्स, जो भी ऑडिट का रेस्पॉन्स होगा वो एंगेजमेंट रिस्क और परवेसिव रिस्क की मतलब एंगेजमेंट रिस्क के मतलब क्या हो गया? देखिए जो एंगेजमेंट क्या वो कुछ ऐसा कुछ है, ट्रांजैक्शन है जो कि आप एंगेजमेंट के टीम से नजरों से नहीं आया, मतलब छूट गया है, और परवेसिव रिस्क कोई ऐसा रिस्क है
वो रिस्क है बट मेटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, और इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ इन्वेस्टर को वो अफेक्ट भी करता है। इस तरह का डिस्कशन कहाँ पर होगा, एंगेजमेंट टीम के डिस्कशन के अंदर इस तरह का डिस्कशन होगा। और उसके बाद आता है नीड टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को आप मेंटेन करोगे, आप इंडिपेंडेंट रहोगे कि आप कुछ ऑफर नहीं आपको अगर आपको कुछ ऑफर दिया हुआ है तो आप कुछ नहीं लोगे, तो आप इंडिपेंडेंटली काम करोगे, ये सब हो गया प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। नीड टू अलर्ट फॉर इंफॉर्मेशन और अदर कंडीशंस दैट indicates that the material misstatement may have occurred. Example, bank's application of accounting policy in the given fact is circumstance. देखिए, need to alert for information or other conditions that indicates that material misstatement may have occurred. अगर कुछ material misstatement occur हुआ है, अगर कुछ material misstatement occur हुआ है, कुछ material misstatement occur हुआ है, तो ऑडिटर का क्या काम है, डिस्कशन में ये डिस्कस किया जाएगा। अगर किसी के पास भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट को मतलब आइडेंटिफाई करते हो तो तुरंत एंगेजमेंट टीम को क्या इन्फॉर्म दो। नीड टू अलर्ट इंफॉर्मेशन और अदर कंडीशन दैट इंडिकेट दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट may have occurred। अगर किसी को ऑडिट जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट का पता चल जाता है तो वो क्या करेगा, एंगेजमेंट टीम को वो इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ सच डिस्कशन। सो फ्रेंड्स, हम यहीं तक ही रुकेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब करने का ना भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।